नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है देश एंड विदेश चैनल में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है चाइना और ताइवान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। ताइवान और चाइना के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये सिर्फ एक दो कंट्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि पूरे एशिया और पूरे वर्ल्ड के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है। यह सिर्फ बॉर्डर या सोविनिरिटी का इशू नहीं है, बल्कि यह चिप, ट्रेड रूट्स, मिलिट्री पावर और ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए बहुत बड़ा खेल का मैदान है। आज हम इसको पूरी तरह से समझेंगे कि इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, रीजन्स क्या हैं, करंट सिचुएशन क्या है और अमेरिका और इंडिया का क्या इंटरेस्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि ताइवान इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा क्यों है। वैसे तो ताइवान एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन दुनिया की सबसे ज़्यादा एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स और एडवांस चिप्स यहीं पे बनती हैं। ताइवान की सिर्फ एक कंपनी TSMC, जो वर्ल्ड के सेमीकंडक्टर्स का 60% प्रोडक्शन खुद करती है, और सबसे ज़्यादा एडवांस्ड 3 नैनोमीटर्स वाले चिप जो AI, सुपर कंप्यूटर्स और डिफेंस में लगते हैं, सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग ताइवान में ही होती है उसकी। आप एक मिनट के लिए सोच के देखिए, अगर ताइवान की सप्लाई चेन किसी भी रीजन से अगर डिस्टर्ब होती है, रुकती है, तो आपके आईफोन, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, कार्स, इनकी मैन्युफैक्चरिंग पे क्या असर पड़ने वाला है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकली भी ताइवान एक बहुत ही सेंसिटिव लोकेशन पे है। ताइवान फर्स्ट आइलैंड चेन में आता है, यानी कि चाइना और पैसिफिक ओशियन के बीच में यही सबसे बड़ा सिक्योरिटी बैरियर है। इसलिए ताइवान एक छोटा सा आइलैंड नहीं है, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी और वर्ल्ड स्ट्रेटजी का एक केंद्र है। अब ताइवान की हिस्ट्री पे एक नज़र डालते हैं। 1895 में जापान ने ताइवान को अपने कंट्रोल में लिया था और 50 साल तक जापान का ही कंट्रोल ताइवान के ऊपर रहा। वर्ल्ड वार 2 के बाद 1945 में ताइवान दोबारा से चाइना के कंट्रोल में चला गया, लेकिन उस टाइम चाइना के अंदर सिविल वार चल रही थी कम्युनिस्ट पार्टी और कुओमिंटांग के बीच में। इस सिविल वार में कम्युनिस्ट पार्टी ने कुओमिंटांग को चाइना छोड़ने पर मजबूर कर दिया और उनको भाग के ताइवान में शिफ्ट होना पड़ा। अब इसके बाद बीजिंग और ताइपे दोनों अपने आप को खुद ओरिजिनल चाइना मानने लगे। कोल्ड वार के टाइम में अमेरिका ने ताइवान को सपोर्ट किया था, लेकिन 1971 में यूनाइटेड स्टेट्स ने बीजिंग को चाइना की सीट दे दी और 1979 में यूएस ने भी चाइना के साथ ऑफिशियली रिलेशंस डेवलप कर लिए। लेकिन उसी साल यूएस कांग्रेस ने ताइवान रिलेशंस एक्ट पास कर दिया। इस एक्ट के थ्रू अमेरिका ने ताइवान की सिक्योरिटी का जिम्मा लिया और वहाँ पे सिक्योरिटी और आर्म्स की सप्लाई की जिम्मेवारी भी ली। 1995-96 में एक बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ। चाइना ने ताइवान के पास कुछ मिसाइल्स की टेस्ट किए और यूएस ने अपनी मिलिट्री और नेवी को वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। तभी से ये इशू ग्लोबल फिश पॉइंट बन चुका है। ताइवान क्राइसिस के कुछ रीजन्स हैं, जिसमें पहला रीजन है सोवेरिनिटी। चाइना कहता है कि ताइवान उसका ही पार्ट है और ताइवान कहता है हम ही ओरिजिनल चाइना हैं और चाइना की लैंड भी हमारी ही है। दूसरा रीजन है जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ताइवान स्टेट एक शिपिंग को पॉइंट है। अगर चाइना इस पर कंट्रोल करती है तो उसकी रीच पूरे पैसिफिक एशियन पे हो जाएगी। ताइवान क्राइसिस का तीसरा रीजन है टेक्नोलॉजी। सेमीकंडक्टर्स और चिप आज के टाइम में बहुत बड़ा हथियार है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे क्रूड ऑयल है, ये टेक्नोलॉजी का क्रूड ऑयल है। आज जिसके पास भी सेमीकंडक्टर्स और चिप की पावर है, उसके पास ग्लोबल पावर इंक्रीज करने का, मिलिट्री पावर बढ़ाने का एक बहुत बड़ा मौका रहता है। फोर्थ रीजन है मिलिट्री पावर। चाइना की PLA ने पिछले 10 साल में नेवी का बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन किया है। ड्रिल्स और वार प्रैक्टिस चाइना के चारों तरफ रोजाना हो रहे हैं। और इस क्राइसिस का लास्ट रीजन है चाइना US रिवेलरी। ताइवान अब चाइना और अमेरिका के बीच में पावर शो करने का एक मैदान बन गया है। दोनों के बीच में एक तरह का कंपटीशन है और दोनों में से कोई भी पीछे हटने वाला नहीं है। अब समझते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका की क्या भूमिका है। देखिए, US कभी भी ताइवान की इंडिपेंडेंस को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन वह ताइवान को इतना स्ट्रॉन्ग बना के रखना चाहता है कि चाइना कभी उस पर इन्वेड ना करे। और 1979 का ताइवान रिलेशंस एक्ट US और ताइवान के बीच में एक रिलेशंस की रीढ़ की हड्डी है और इसी के तहत अमेरिका ताइवान को मिलिट्री इक्विपमेंट्स और हथियार सप्लाई करता है। US नेवी ताइवान ट्रांजिट में रेगुलरली अपने नेवी शिप्स ट्रांजिट करता रहता है। यह फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का एक सिग्नल है कि अमेरिका चाहता है कि टेंशन्स इतनी हाई लेवल पे भी ना जाएं
इतना कॉन्फ्लिक्ट इतना हाई लेवल पे ना जाए कि वार स्टार्ट हो, और टेंशन इतने लो लेवल पे भी ना रहें कि उसकी प्रेजेंस ही इम्पोर्टेंस खो दे। यानी अमेरिका इस कॉन्फ्लिक्ट को जिंदा रखना चाहता है, लेकिन चाइना किसी भी तरह से ताइवान के ऊपर अपना फुल कंट्रोल चाहता है। अब इंडिया के व्यू ऑफ पॉइंट से इसको समझते हैं। इंडिया ऑफिशियली वन चाइना पॉलिसी को मानता है, लेकिन चाइना के साथ अपने बॉर्डर इश्यूज होने की वजह से वह ताइवान को इनफॉर्मल सपोर्ट भी देता है। लेकिन इंडिया चाइना के बीच में बॉर्डर इशू होने की वजह से इंडिया ताइवान को सपोर्ट जरूर करता है, और ताइवान के साथ इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी मेंटेन किए हुए है। ट्रेड और टेक्नोलॉजी में ताइवान इंडिया का पार्टनर है। सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया पीएलआई स्कीम भी चला रहा है। अगर चाइना ताइवान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये एक तरह से इंडिया के लिए मौका होगा उसकी टेक्नोलॉजी इंडिया में ट्रांसफर करने का। इसलिए इंडिया प्रैक्टिकल पार्टनरशिप पे पूरा फोकस किए हुए है, और इसी तरह से ताइवान के साथ अपने रिलेशंस मेंटेन किए हुए है। देखिए, चाइना ताइवान के ऊपर से अपना क्लेम कभी नहीं हटाएगा। वो चाहेगा कि ताइवान जल्दी से जल्दी चाइना के साथ मिल जाए, और उसकी ये कोशिश 2026 में जरूर होगी। वो एक कोशिश जरूर करेंगे कि अगर फुल वॉर ना भी हो तो कम से कम ताइवान के ट्रेड रूट को ब्लॉक किया जाए, और टेस्ट करके देखा जाए कि यूएसए कितना सपोर्ट में आएगा। अगर यूएसए ताइवान के सपोर्ट में खुल के आता है, वार में शामिल भी होता है, तो चाइना को अपने कदम पीछे हटाने ही पड़ेंगे। देखिए, मेरी कैलकुलेशन कहती है 2026 में चाइना एक ट्राई जरूर करेगा। आपका चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।